दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं आप जैसे कोई मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी से, जहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और सभी बच्चे एक दूसरे के साथ झूम रहे थे। लेकिन वहां पर एक लड़का था जो राखी नाम की एक लड़की को बस देखे जा रहा था, और वो होता है हमारे हीरो श्री नैनू त्रिपाठी। उसे राखी पर दिल आ चुका था। जैसे ही राखी पार्टी से बाहर निकल है तो श्री ने हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन राखी ने उसे साफ इनकार कर देती है, ये कहकर कि दोस्ती और प्यार में फर्क होता है और वो श्री को अपना दोस्त मानती है। बस यहीं पर स्कूल के समय से ही हमारे श्री का दिल टूट जाता है। अब यहाँ से हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श्री अब बड़ा हो गया था। वो अब 42 साल का हो चुका होता है, लेकिन अफसोस उसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है। और हैरान करने वाली बात यह होती है कि वो अभी तक वर्जिन था। श्री पेशे से स्कूल में संस्कृत का टीचर होता है। वो बहुत ही मासूम और कमाल के इंटेलिजेंट भी होता है। वही उसके फैमिली में उसके बड़े भाई जिसका नाम भानु होता है, वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, लेकिन वो बहुत ही ईगो वाला शख्स होता है। वही यहाँ पर श्री इतना सीधा होता है कि स्कूल के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। वही उन बच्चों में से राकेश नाम का लड़का जो हमेशा श्री पर जोक मारते रहता है, लेकिन श्री उन सब में उतना ध्यान नहीं देता। वही घर में उसकी भाभी कुसुम भाभी रहती है, जिन्हें श्री अपनी माँ मानता है। कुसुम भाभी भी श्री का बहुत ही ख्याल रखती है और उसकी शादी के लिए बहुत ही रिश्ते भी लाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि श्री का शादी ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि कई रिश्ते आए, लेकिन लड़कियों को संस्कृत पढ़ाने वाले सीधा साधा श्री पसंद नहीं आता था। उन्हें लगता था कि संस्कृत बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और श्री बहुत ही सिंपल है, इसलिए श्री को बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ता था। वहीं श्री का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है दीपक, और वो एक फोटोग्राफर होता है। एक दिन दीपक ने श्री को एक सलाह देते हुए बोला कि आप जैसे कोई ऐप नाम की एक ऐप है। इस ऐप की खासियत यह होता है कि इसमें ना तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर जाती है और ना ही वीडियो कॉल, आप बस एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यह ऐप दरअसल नॉटी लोगों के लिए होता है। यह सब सुनकर वो ऐप श्री को पसंद आता है और रात में ही श्री आप जैसे कोई ऐप पर अपना आईडी बनाई और तुरंत ही पहला कॉल लगा दिया। वही सामने से एक लड़की ने फोन उठाया। श्री ने पहले ही मिनट में अपना नाम, अपना पैसा सब कुछ बता दिया और वो बहुत ही डिसेंट तरीके से बातें करने लगा। उसने पहला सवाल पूछा कि आपने खाना खाया या नहीं। ये सुनकर सामने वाली लड़की को बहुत ही हंसी आई, लेकिन उस लड़की को भी ये सब अच्छा लग रहा था। अब हर रात श्री उन लड़कियों से बातें करने लगा और उसे ये बहुत ही पसंद आ रहा था, क्योंकि अब उसका अकेलापन दूर हो रहा था। और हम जानते हैं कि राखी के रिजेक्शन के बाद वो कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ हमें भानु और कुसुम भाभी के रिश्ते के बारे में दिखाया जाता है। भानु कुसुम भाभी को उतना वैल्यू नहीं दे रहा होता, उसे ऐसा ट्रीट कर रहा होता है जैसे वो बस काम वाली बाई है और उनका काम बस घर का काम करना ही है। जबकि सच्चाई यह होता है कि कुसुम भाभी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और उनका अचार का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन भानु का मानना होता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें ये बिजनेस करने का परमिशन दिया है। अब एक दिन जब कुसुम भाभी घर के बाहर चुपचाप बैठी थी, तब जय नाम के एक व्यक्ति आता है। दरअसल जय को कुसुम भाभी ने अचार दिया था जो उसे बहुत ही पसंद आया। दरअसल जय कोलकाता में रहता है और उसकी पूरी फैमिली वहीं रहता है। उनके परिवार को भी इसका अचार बहुत ही पसंद आया। बातों ही बातों में जय ने कुसुम भाभी को एक लड़की के बारे में बताया जिसे श्री का शादी हो सकती थी, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जय का भांजी थी। यह सुनकर कुसुम भाभी तुरंत ही श्री को फोन लगाया और उसे बताया कि तुम्हें एक लड़की देखने जाना है। यहाँ पर श्री मना कर रहा होता है क्योंकि उसकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी थी और उसे हमेशा रिजेक्शन ही मिलता था। लेकिन भाभी के फोर्स करने पर एक बार वो फिर से अपनी इंसल्ट करवाने उसे जाना पड़ा। यहाँ पर श्री बहुत देर तक उस लड़की का इंतजार करता है और थोड़ी देर के बाद उस लड़की का एंट्री होती है जिसका नाम होता है मधु। वो बहुत ही सुंदर थी और वो एक फ्रेंच टीचर थी। यह सब देखकर श्री को बिल्कुल ही यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों करेगी। लेकिन जब वो दोनों कुछ देर तक बातें करता है तब उसे मालूम चलता है कि मधु श्री से शादी करने में इंटरेस्टेड है। उनके विचार भी काफी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। मधु कोलकाता में फ्रेंच टीचर थी, जबकि श्री जमशेदपुर में रहता है। यहाँ पर श्री को अभी भी यकीन नहीं हो रहा
रहा होता है, बल्कि उसे डाउट हो रहा होता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तब दीपक ने यहाँ पर उसे एक आइडिया देते हुए बोला कि अगले हफ्ते मधु का जन्मदिन है और उन्हें कलकत्ता जाकर मधु को सरप्राइज करना चाहिए। वहां पर जाकर हमें मालूम चल जाएगा कि मधु सच बोल रही है या झूठ। साथ ही वो उसकी फैमिली से भी मिल लेंगे। यहाँ पर वो लोग अपने साथ राकेश को भी शामिल कर लेता है। उसका प्लान ये होता है कि वो एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा है। इसी बहाने से वो मधु की पूरी फैमिली से मिल सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने राकेश के हाथ में एक वीडियो कैमरा थमा दिया और वो सारे कलकत्ता पहुंचकर सबसे पहले वो मधु के दादी से मिलते हैं। अब वहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि मधु के पिताजी और उसके मॉम एक साथ नहीं रहते। वहाँ पर उसकी दोनों मौसिया और उनके हस्बैंड घर जमाई बनकर रहता है और तो और मधु के मामा जय भी वहीं रहता है। इसके बाद राकेश मधु की एक दोस्त से मिलता है जो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स भी थे। यहाँ पर मधु की दोस्त बताती है कि मधु एक रिलेशनशिप में थी निमित मल्होत्रा नाम के लड़के के साथ। यह बात श्री को मालूम चल जाता है और वो तुरंत ही मधु से मिलता है और उस लड़के के बारे में पूछता है। यहाँ पर मधु भी खुद ही निमित के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो 5 साल पहले रिलेशनशिप में थे और काफी सीरियस भी थे। फिर एक दिन जब वो लोग दोनों इंटीमेट होने वाले थे, उसी वक्त निमित ने मधु से एक सवाल पूछ लिया कि तुम वर्जिन हो कि नहीं। यह सुनकर मधु का दिमाग घूम गया और वो उस दिन के बाद से उस लड़के के साथ रिश्ता अपना सारा तोड़ लिया। मधु ने श्री को बताया कि आज की दुनिया में वर्जिन कौन रहता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि वर्जिन का बॉस उसके सामने हमारे श्री जी बैठा हुआ है। यहाँ पर श्री ने यह बात मधु को नहीं बताई क्योंकि वो यहाँ पर झिझक रहा होता है। इसके बाद श्री और मधु फिल्म देखने जाते हैं और काफी सारा समय एक साथ बिताते हैं। यहाँ पर वो एक दूसरे को जान रहे थे और वो एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे थे। मधु और श्री ने एक दूसरे के बारे में अपनी फैमिली को भी बता दिया। वहीं इधर श्री के भतीजी यानी कि भानु की बेटी गीता एक बहुत ही अच्छी जॉब कर रही होती है, लेकिन भानु का कहना था कि वो उसे बहुत ही आजादी दे रहे हैं, लेकिन उसे घर के काम जैसे कि खाना बनाना भी सीखना चाहिए क्योंकि आगे तुम्हें किसी दूसरे घर में जाना है और वहां जाकर तुम हमारे नाक नहीं कटा सकते। यहाँ पर भानु का मानना यह होता है कि घर के काम आना लड़की को बहुत ही जरूरी है। खैर यहाँ पर श्री और मधु की फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की फैमिली यहाँ पर बहुत ही खुश थे। वहीं हम देखते हैं कि जब मधु और श्री अकेले एक कमरे में होता है तब मधु श्री के करीब आने की कोशिश करती है। जैसे ही वो श्री के पास आती है, यहाँ पर श्री बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लगता है क्योंकि आज तक कोई भी लड़की उसके इतने नजदीक नहीं गया है और उसने किसी भी लड़की को आज तक किस भी नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर मधु को लगता है कि श्री अभी तक वर्जिन नहीं होगा और उसे सब कुछ मालूम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जैसे ही मधु आगे बढ़ने ही वाली थी तभी यहाँ पर कुसुम भाभी आ जाती है और उन्हें मालूम चलता है कि दोनों परिवार वालों ने उनकी शादी के लिए हाँ कर दिया है। ये सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके एंगेजमेंट के दिन भी नजदीक आ रहा होता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने के सपने भी देख रहे थे और दोनों ही लोग एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री को एक शौक लगता है क्योंकि मधु जिस टोन में श्री से बात कर रही थी वो अंदाज श्री ने पहले भी सुना था। आप जैसे कोई ऐप पर जब उसने पहली लड़की को कॉल किया था तो उस कॉल में वो लड़की भी बिल्कुल ही इसी अंदाज में उससे बातें कर रही थी। यह सुनकर श्री का होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही अपने दोस्त दीपक के इस बारे में बता देता है। यह सुनकर दीपक ने श्री को बताया कि तुम्हारे साथ भाई धोखा हो गया है, पता नहीं वो कितने लड़कों के साथ इस तरह से बात की होगी। वो सिर्फ कोई चैटिंग ऐप नहीं बल्कि वो तो एक नॉटी बात करने वाला ऐप है। ये सब सुनकर श्री का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक दिन बस से कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मधु आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा। जिस पर श्री अपना सारा गुस्सा निकालते हुए उसे बोल देता है कि तुम आप जैसे कोई ऐप पर मौजूद थी और तुमने मुझसे बातें भी की थी। जिस अंदाज से तुमने मुझसे बात की थी उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। न जाने तुमने कितने लड़कों के साथ इस तरीके से बात की होगी। तब जाकर मधु बताती है कि वह बहुत अकेली थी, उसने निमित से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया था, वो पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। तब उसने इस ऐप पर बातें करना शुरू कर दिया था, लेकिन शुरुआत में ही उसे श्री मिल गया। हमेशा कोई ना कोई लड़का उससे पूछते रहता है कि तुम आज क्या पहने हो, लेकिन पहली बार तुमने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं।
ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे तुम्हारा नाम भी मालूम चल गया था और मुझे यह भी मालूम चल गया था कि तुम मेरे मामा के पड़ोसी हो। तब जाकर मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे लिए बेस्ट हो। लेकिन श्री ने अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया और वापस आ गया। उसने अपने घर वालों को भी ये सब कुछ बता दिया। वहीं जब ये बात भानु को मालूम चला तो अपनी पूरी फैमिली को लेकर मधु के घर पर पहुंच गया और उन दोनों फैमिली के बीच बहुत ही जोरदार झगड़ा हो गया। और उस दिन के बाद मधु और श्री पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। यहाँ पर वो दोनों बहुत ही तन्हा रहने लगे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। खैर शादी की वेन्यू पूरी तरीके से बुक हो गया था और उसके सारे पैसे उन्हें वापस नहीं मिलने वाले थे। इसी बारे में दोनों के घर पर बातें हो रही थी क्योंकि वो लोग अपना पैसे वापस चाहते थे। तभी उसी बीच गीता अपने फादर भानु से बोलती है कि मुझे काम के सिलसिले से कलकत्ता जाना होगा। अब कलकत्ता के नाम सुनकर उसके फादर भानु बोलता है कि तुम खाना बनाने और घर के काम करने कब सीखोगे। वो यहाँ पर इधर उधर बातें करने लगते हैं लेकिन फाइनली उसे कलकत्ता जाने का परमिशन मिल जाता है। तब श्री और कुसुम भाभी गीता को छोड़ने के लिए स्टेशन आता है। यहाँ पर गीता श्री को समझाता है कि मुझे मालूम है कि आप अभी तक मधु को नहीं भूल पाए हो क्योंकि आप उसे प्यार करने लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और मधु फिर से एक हो जाओ क्योंकि आप जैसे हो मधु ने आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया है, वरना अभी तक तो सारी लड़कियों ने आपका सिर्फ मजाक ही बनाया है। ये सारी बातें श्री को कहीं ना कहीं फील हो रहा था और वो भी समझ जाता है कि एक चांस तो बनता है कि वो मधु के पास जाए और उसे एक मौका दे। इसीलिए वो अपने दोस्त दीपक से बोलता है कि वो तो कलकत्ता जाकर मधु से मिलेगा। और हम देखते हैं कि श्री कलकत्ता पहुंच जाता है। वहां पर उसे मालूम चलता है कि मधु अभी फ्रेंच पढ़ा रही होगी। इसीलिए श्री मधु वाले लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि मधु चुपचाप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पर श्री ने ये भी देखा कि वहां पर निमित आ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर मधु निमित से बोल रही थी कि वो उसे बिल्कुल भी बातें करना नहीं चाहती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल चुकी है। लेकिन वहाँ दूर बैठे श्री को ऐसा लग रहा था कि मधु और निमित के बीच में कुछ न कुछ जरूरी खिचड़ी पक रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही उसके पास चले जाता है और वो निमित से बोलता है कि मुझे मधु से अकेले में बात करनी है, इसलिए तुम दूर चले जाओ। वहीं जब निमित दूर जाता है तब श्री मधु से अपनी सारे दिल की बातें बोल देता है, ये कहकर कि इतने दिन में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सोचा और मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और अब से तुम सारे काम लिमिट में ही करना। ये सुनकर मधु का दिमाग खराब हो जाता है और बोलती है कि तुम कौन होते हो मुझे माफ करने वाले। मुझे ऐसा लगा था कि तुम बदल चुके होंगे लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो। ये सुनकर गुस्से में श्री वहां से वापस आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर श्री के पास भानु का कॉल आ जाता है जो कलकत्ता आ चुका था। दरअसल उन्हें वेन्यू का सेटलमेंट करना था, इसीलिए वो वहां पर कलकत्ता आ चुके थे। अब श्री और भानु सभी एक साथ थे। तभी इन सब की नजर कुसुम भाभी पर पड़ती है जो कि एक टैक्सी में बैठी थी और उनके साथ जय भी था जो मधु के मामा जी है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि कुसुम और जय के बीच में अफेयर चल रहा है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ पर जब कुसुम आती है तो सब लोगों के सामने भानु उस पर बहुत ही चिल्लाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर कुसुम बताती है कि भानु ने उसे कभी भी अपने प्यार के लायक समझा ही नहीं। उसे हमेशा लगता था कि वो घर में कोई काम करने वाली बाई है। यहाँ पर भानु बोलता है कि तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी, मैं सबको तो आजादी दे ही रहा था, मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाई करने के लिए आजादी दिया है। जिस पर कुसुम बताती है कि आजादी देने की क्या जरूरत है, हम कोई कैदी थोड़ी ना है कि तुम हमें आजादी दे रहे हो, हम वैसे भी रह सकते हैं और हम भी आजाद होकर अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। वहीं इन सब बातों में श्री भी कुसुम भाभी को सपोर्ट करने लगता है। वहीं ये जानकर भानु चुपचाप वहाँ से चले जाता है। विजय के पास कॉल आता है और उन्हें मालूम चलता है कि दादी का तबीयत बहुत ही खराब हो गया है, उनका बीपी लो हो चुका था और वो सीढ़ियों से गिर चुकी थी। और उन्हें मालूम चलता है कि एक हफ्ते के बाद नवरात्रि थी और दादी माँ नवरात्रि में शामिल होना चाहती थी। वहीं जब ये बात श्री को मालूम चलता है तो श्री यहाँ पर बोलता है कि हम एक हफ्ते का इंतजार क्यों करें, हम कल से ही नवरात्रि का पूजा शुरू कर देंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग दुर्गा माता का मूर्ति लाते हैं और उसी दिन से पूजा शुरू कर देता है। वहीं दादी भी अब धीरे धीरे करके ठीक हो चुकी थी
और पूजा को बहुत ही अच्छी तरीके से करने लगते हैं। सभी लोग यहाँ पर बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं। वहीं यहाँ पर हम जानते हैं कि मधु और श्री के बीच अभी भी ठीक नहीं हुआ था। वहीं यहाँ पर अब नवरात्रि के आखिरी दिन था जहाँ पर मूर्ति को विसर्जित करना होता है और हम देखते हैं कि जब मूर्ति को विसर्जित कर देता है तब सभी लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। लेकिन यहाँ पर श्री ने मधु को अपने साथ रोक लेता है और उसे बोलता है कि दरअसल मुझे माफी मांगना चाहिए था, लेकिन मैं चाह रहा था कि तुम मुझसे माफी मांगो। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और बिल्कुल ही अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मालूम नहीं चला कि मैं धीरे धीरे करके अपने भैया भानु की तरह बनते जा रहा था। हर कोई इंसान अपनी आजादी से रह सकता है और वो अपनी हक से आजादी से रह सकता है और मुझे एहसास हो गया है कि गलती सारी मेरी थी, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। वहीं ये बात सुनकर मधु को बहुत ही अच्छा लगता है और मधु ने भी सारे गिले शिकवे भुला देता है और दोनों फिर से एक बार एक साथ हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।